मेरा नाम मदन परिहार है। मैं आज आप सभी को एक बेसिक मॉल स्टैक का क्रड करके दिखाऊंगा, जो कि आपको इंटरव्यूज या फिर आपके कॉलेज में हेल्प करेगा। तो ठीक है, तो उसे परफॉर्म करने के लिए मैंने एक सिंपल एक क्रड नाम की फाइल बनाई है, फोल्डर बनाया है। उस फोल्डर के अंदर मैंने दो और सब फोल्डर बनाए, जिसका नाम है क्लाइंट और सर्वर। तो पहले हम इस क्रड परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, जो कि होगा न्यू टर्मिनल। ठीक है, तो एक नया टर्मिनल ओपन कर दिया है। पहला काम है, हम उस सर्वर की तरफ जाएंगे। तो कुछ भी कोई भी मतलब लैंग्वेज में हमें अगर ग्रहण परफॉर्म करना हो, तो सबसे पहले हमें बैकएंड को प्रिपेयर करना चाहिए। उसके थ्रू ही अगर हमारी एपीआई बराबर वर्क कर रही होगी, तो हम जाकर फ्रंट एंड डेवलप कर सकेंगे। नहीं तो अगर एपीआई वर्क नहीं करेगी, तो फिर हमारा फ्रंट एंड भी कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो जाते हैं सर्वर फाइल के अंदर। ठीक है, सर्वर के अंदर गए। अब हमारा पहला काम होगा कि हम एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाए अपने नोड के लिए। ठीक है, बैकएंड में नोड और एक्सप्रेस का यूज करने वाले इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम npm init। ठीक है, इससे हम बनाएंगे अपनी बैकएंड की फाइल। अब नेम हमें यही रखना है, पैकेज सर्वर। उसके बाद वर्जन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट। ठीक है, पोस्ट कमांड, रिपोजिटरी, कीवर्ड्स, ऑथर। ऑथर ऑप्शनल है, आपको रखना है। ठीक है, नहीं रखना तो समाधान। ठीक है, ये सब हो गया। अब आपको प्रेस कर देना है यहाँ पर वाई। ठीक है, और फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। इतना हो जाने के बाद आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल आपकी रेडी हो चुकी है। अब इस फाइल के अंदर आप इंस्टॉल करेंगे आपकी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए हम करेंगे सबसे पहला npm, फिर लिख देंगे इंस्टॉल, फिर उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर पहली चीज जो की है एक्सप्रेस, जो कि हमें राउटिंग में हेल्प करेगी। दूसरा चीज फॉर्स, जो हमारे बैकएंड को क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेगा। तीसरी चीज हो गई हमारी मंगूस, जो कि हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस का एक फ्रेमवर्क है, जो हमें मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम यूज करेंगे अपने नोड का, जो हमारे सर्वर को रिलोड करने में हेल्प करेगा। हमें बार बार सर्वर को फिर से रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो रिलोड करेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को इंस्टॉल कर देते हैं, एंटर दबा के। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी है, जीरो वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब हमें आना है हमारे इस फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर। आप इसे बंद भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस टिड साइन को क्लिक कर कर। ठीक है, ये हो गया हमारा, हाइड हो चुका है, बंद नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस पर क्लिक कर कर हम एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम होगा इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बना दी। अब इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाने के बाद आपको इसके अंदर लिखना है अपने सर्वर साइड का कोड। तो सबसे पहला काम होगा, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर हम अपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम। ठीक है, एक्सप्रेस इंपोर्ट हो जाने के बाद हमें करना है दूसरा काम। पर एक्सप्रेस को भी इंपोर्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, जो कि मैं बताना पहले भूल गया था। अभी आपको बता देता हूँ कि आपको जाना है पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर। यहाँ पर मेन के जस्ट नीचे आपको कर देना है टाइप टू मॉड्यूल, टाइप कॉलन मॉड्यूल। इससे क्या होगा कि ये आपके जावास्क्रिप्ट को फोल्डर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, ये इस एक पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट फाइल की तरह ट्रीट नहीं करेगा, ये आपके सारे चीजों को मॉड्यूल की तरह ट्रीट करेगा। आप जब भी कोई भी फाइल भी इंपोर्ट कराओगे, तो एज ए मॉड्यूल की तरह इंपोर्ट कराओगे।
ये एक मॉडर्न वे है जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस को और उसको इंपोर्ट करवाने का, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो और ये सही रहेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम इसके अंदर हम जो करेंगे वो है इंपोर्ट करेंगे अपने एक्सप्रेस को फिर से, ठीक है। एक्सप्रेस फॉर्म एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस इंपोर्ट हो चुका है। अब हम बना देंगे एक ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस, ठीक है। अब इसके थ्रू हम चेक करेंगे क्या हमारा सर्वर काम कर रहा है। तो उसके लिए सबसे किसी मेथड यूज करेंगे, लिसन मेथड, जिसके अंदर होगा एक पोर्ट और उसके बाद होगा एक छोटा सा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जिसको हम कॉल करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 2000, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और वर्क करेगा। अभी फिर से टर्मिनल को लाना है, तो कंट्रोल प्लस टिल्ड साइन, टर्मिनल आ गया। अब हम इसे रन करते हैं, नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। एकदम बेसिक वे में है, इसलिए आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है एकदम। अभी इसे हम रन कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और दिखा रहा है कि सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर 2000, मतलब कि आपका सर्वर परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब इतना हो जाने के बाद हम बढ़ेंगे हमारे आगे की कोड की तरफ, जो कि है हमें एक अपना डेटाबेस डिजाइन करना है। तो डेटाबेस से पहले हमें कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए रहेगा मंगूस। तो मंगूस को इंपोर्ट कर लीजिए। मंगूस को इंपोर्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यूज करने के लिए हम लिखेंगे मंगूस डॉट कनेक्ट। ये हो गया मंगूस को कनेक्ट करने का काम। अब कनेक्ट के अंदर एक चीज पास हो गई, वो है इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग। अभी कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी? कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग को लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा मंगूस के लिए मोंगोडीबी कंपास के अंदर, ठीक है। हम लिखेंगे मोंगोडीबी कंपास, इसे कर लेंगे ओपन। ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद हमें क्लिक करना है ये प्लस आइकन पे। प्लस आइकन पर क्लिक करते ही ये करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद दबा देंगे एक्स और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट। तो ये क्या करेगा, हमें मंगूस के साथ मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करेगा ये कनेक्शन स्ट्रिंग की हेल्प से। और लास्ट में एक और चीज हमें लिखनी है स्लैश देकर, जो कि हमारा होगा हमारे डेटाबेस का नाम। मैं डेटाबेस का नाम कुछ ऐसा देता हूँ क्रेड1। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी डेटाबेस का नाम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। ये मैं दे रहा हूँ मेरे केस के लिए क्रेड1, ठीक है। तो अगर आपका कनेक्शन वर्क कर रहा होगा तो हमें उसके लिए लिखना होगा डॉट देन, यहाँ पर लिख देंगे एक कंसोल बड़ा छोटा सा कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, नहीं तो आइदर एक कैच लिखना पड़ेगा, जो कि है console.log database not connected, ठीक है। अगर आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो जाता है तो डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा, वरना डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। बट फिर से हम इसे क्लोज करते हैं कंट्रोल सी दबाकर, ऊपर की सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर लिखने से क्लियर हो जाएगी। अब हम फिर से करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जे। देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया है, मतलब हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो चुका है। अब एक और चीज जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी
वो है हमारा कॉस्ट, जो कि हमें बहुत ही हेल्प करेगा अपने फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्शन करने में। ठीक है, तो हमारा कॉर्स भी आ चुका है। अब कॉर्स तो आ चुका है, बट इसे यूज भी तो करना पड़ेगा, तो इसे लेके हम यूज करते हैं डॉट यूज CORS कॉर्स। ठीक है, अब कॉर्स क्या करेगा, जो भी चीजें आएगी उससे बैकएंड के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी URL आएगी उसे। अब दूसरा मिडलवेयर, ऐप डॉट यूज से हम मिडलवेयर बना सकते हैं। तो कॉर्स हमें मिडलवेयर पास कर दे, और दूसरा हमें बनाना है एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये मिडलवेयर का क्या काम है, इस मिडलवेयर का काम है कि जो फ्रंट एंड से जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में जो भी डेटा आ रहा है उससे पार्स कर कर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू राउट्स में एक्सेस करने के लिए यूजफुल करेगा। ठीक है, मतलब जेसन फॉर्मेट के डेटा को पार्स करेगा ये। ठीक है, ये हो गया ऐप डॉट यूज। अब हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है इतना। अब हमें बनाना, अब हम अपने टेबल को डिजाइन करेंगे। हमारा डेटाबेस तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, कैसे पता चलेगा, मोंगोडीबी कंपास में आओ, कनेक्ट करो। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। अब हमें पता नहीं हमारा दिख तो नहीं रहा डेटाबेस, डेटाबेस का क्या नाम है, ग्रेड 1 डेटाबेस। ठीक है, ये था वो नाम डेटाबेस का। यहाँ पर आना है, हमें कर देना है कंट्रोल R। ठीक है, तो कंट्रोल R कर देने से यहाँ पर रिफ्रेशमेंट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस दिख तो नहीं रहा। डेटाबेस कब दिखता है मोंगोडीबी में, जब हम एक कोई भी एक पर्टिकुलर कलेक्शन बनाते हैं तब। तो कलेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बनाने पड़ेंगे मॉडल। मॉडल यानी एक प्रकार से टेबल होता है जिसके अंदर हम अपने जो भी फील्ड्स का नाम रहता है वो। मंगूस एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, उसके अंदर हम कलेक्शन के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हमें एक नया कलेक्शन बनाना पड़ेगा, और कलेक्शन को हम सर्वर साइड से डिफाइन कर सकते हैं एज मॉडल। तो हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक फोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम लिखा है मॉडल। तो हमें हमारा मॉडल इस मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर बनाना है, ताकि हमारा कोड थोड़ा और मॉड्यूलर हो सके। एक फोल्डर में तो नाम बना था यूजर, क्योंकि मैं परफॉर्म करने वाला यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमारा मॉडल बना देते हैं। अब हमारे मॉडल के अंदर हमारी क्या बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ 16 फील्ड। तो मैं अपना मॉडल बनाता हूँ, जैसे कि एक पहले मंगूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। मंगूस को इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा एक यूजर स्कीमा बनाना पड़ेगा, स्कीमा डिफाइन करने के लिए। स्कीमा यानी कि किस प्रकार की फील्ड्स और डेटा होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो मंगूस डॉट स्कीमा एक मंगूस का फंक्शन है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा पास करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में फील्ड्स बनाएंगे। ठीक है, पहले की टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, और एक देते हैं वैलिडेशन, जो कि है रिक्वायर्ड स्ट्रू, मतलब कि ये जो नेम नाम की फील्ड है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, और एक ये वैलिडेशन है कि वो रिक्वायर्ड ही होना चाहिए, मतलब कि नॉट नल। ठीक है, अगर हम नल रखेंगे तो ये एरर देगा। अब बाकी को भी सेम ही करते हैं, इसको भी मैं स्टोर करता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, एक लास्ट फील्ड लेता हूँ पासवर्ड के लिए। तो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे टाइम स्टैम्प्स। अब ये टाइम स्टैम्प्स का क्या मतलब है, टाइम स्टैम्प्स का मतलब ये बाय डिफॉल्ट आपको दो फील्ड ऐड करके देगा।
जो कि है अपडेटेड एट एंड क्रिएटेड है। इसका मतलब ये है कि कब ये क्रिएट हुई थी वो डेट आएगी और टाइम आएगा, और अपडेटेड एट यानी कि कब उसे अपडेट कर किया गया था आखिरी बार, तो वहां पर भी वो डेटा और टाइम डिस्प्ले करेगा। तो इतना हो जाने के बाद हमें कर देना है इसे एक्सपोर्ट, ठीक है, इस मॉडल को। तो हम कर देते हैं इसे मॉडल को एक्सपोर्ट मंगूस की मेथड के साथ, मंगूस डॉट मॉडल यूजर कॉमा यूजर स्कैनर। अब इससे क्या होगा कि सपोज आपने लिखा यूजर स्कैनर, तो आपका जो डेटाबेस में टेबल बनेगा वो यूजर स्कैनर के वजह से यूजर्स नाम का होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ब्लॉग लिखा, याद रखना हमेशा आपको यहाँ पर लिखना है सिंगुलर फॉर्म, और जो डेटाबेस में आपका टेबल बनेगा वो बनेगा आपका प्लूरल फॉर्म के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपने यूजर लिखा तो यूजर्स का बन रहा था, ब्लॉग लिखा तो ब्लॉग्स का बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना स्कीमा और मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आती है एक तीसरी फील्ड, जिसमें आप अगर चाहते हो कि हम मेरे टेबल का नाम अलग होना चाहिए, मतलब कि मेरे कलेक्शन का नाम अलग होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, db अंडरस्कोर यूजर्स या ऐसा कुछ कोई भी आपका कस्टमाइज नेम जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो ये फील्ड ऑप्शनल है, मैं मेरे केस में नहीं रखना चाहता, मैं मेरे केस में मेरे टेबल का नाम यूजर्स ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडल रेडी। तो अब मॉडल भी रेडी हो गया। अब मॉडल के बाद हमें बनानी रहती है अपनी एपीआई। हम बनाएंगे अब अपनी एपीआई। तो एपीआई को बनाने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे राउट्स, ठीक है। राउट नाम का फोल्डर बनाए, राउट नाउन्स के फोल्डर पे क्लिक करके हम एक फाइल बनाएंगे यूजर राउट, ओके, डॉट जेएस। तो मैंने एक फाइल बना दी यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है। तो अब इस पे हम बनाएंगे राउट, पहला करके कैपिटल, ठीक है। इतना हो जाने के बाद एंटर दबाएं, आपका फाइल हो गया रेडी। अब इस फाइल के अंदर जाके आपको बनानी है अपनी एपीआई। एपीआई बनाने के लिए पहला काम हम करेंगे एक्सप्रेस को इंपोर्ट, ठीक है। अब एक्सप्रेस इंपोर्ट हो चुका है। अब दूसरा काम होगा हमारा राउटर क्रिएट करना, जो कि है एक्सप्रेस का मेन काम, कि हमें राउट करने में हेल्प करता है वो। और इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल को। मॉडल भी हो गया इंपोर्ट, ठीक है। अब हम करेंगे राउटर की मदद से फर्स्ट एपीआई, जो कि होती है हमारी गेट एपीआई। तो इसको एपीआई बनाने से पहले मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि इन टोटल 4 तरह की एपीआई होती है। पहली होती है गेट, जो कि हमें डेटाबेस से डेटा फैच कराने में काम आती है। दूसरी होती है पोस्ट, जो कि हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर कराने में काम आती है। तीसरी होती है डिलीट, जो कि डेटाबेस से डेटा डिलीट कराने के काम आती है। और चौथी होती है पुट, जो कि डेटाबेस में डेटा अपडेट कराने में काम आती है। तो ये सारी एपीआई है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको एपीआई क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब मैं बनाने जाता हूँ एपीआई, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर, और ट्राई कैच, ठीक है। ये क्यों लिखा है, ताकि कोई भी एरर आए हमारे एपीआई को कॉल कराने में, तो एरर यहाँ पर हैंडल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये एक बेटर तरीका होता है एरर को हैंडल करने का, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखते हैं अपना कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल्स टू यूजर, जो हमारे मॉडल का नाम, और इसकी एक इनबिल्ट मेथड है फाइंड।
फाइंड मेथड क्या करेगी, फाइंड मेथड डेटाबेस में से सारा डेटा लाकर इस वेरिएबल में लाकर स्टोर कर देगी, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब जो डेटा लाने का काम जो होगा वो एसिंक्रोनस होगा, बट जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट नेचर में सिंक्रोनस होती है। तो उसे एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम एसिंक अवेट का यूज करते हैं। एसिंक अवेट क्या करेगा, एसिंक अवेट जब तक सारा डेटा फैच नहीं हो जाता डेटाबेस में से तब तक वेट करेगा, और फिर सारा डेटा फैच हो जाने के बाद यूजर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। फिर इसे हम पास कर देंगे क्लाइंट साइड पे रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गेट एपीआई रेडी, जो कि हमें हमारे डेटाबेस में से डेटा फैच करवाने में काम आएगी, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब हम करेंगे आगे का काम, जो कि है एक बेसिक सी पोस्ट एपीआई बनाने का काम। तो अब हम करने वाले राउटर डॉट पोस्ट स्लैश एसी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम करेंगे अपने डेटा को स्टोर कराने का काम, जो कि होगा हमारा काम पॉसिबल पोस्ट मेथड के थ्रू, और वी कैन से बेटर एज पोस्ट एपीआई के थ्रू, ठीक है। आप इसको हाइड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस टिल्ड साइन दबाकर। तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ क्योंकि अनवांटेड स्पेस रोक रहा था, इसलिए आप इसे फिर से गेट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस टिल्ड साइन दबा के, फिर से गायब कर सकते हैं कंट्रोल प्लस टिल्ड साइन दबा के। अब हम बढ़ते हैं आगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर। इसका क्या मतलब होगा कि ये एक यूजर नाम के क्लास के अंदर मैं अपनी जो भी डेटा आ रहा है एज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के फॉर्मेट में, वो मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, सॉरी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यानी कि जब भी क्लाइंट साइड से कोई भी डेटा फॉर्म के थ्रू सबमिट होता है तो वो एक रिक्वेस्ट आती है, और वो जो डेटा होता है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सारा डेटा जो भी आ रहा होगा क्लाइंट साइड से वो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू एक्सेस करेंगे, और उसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे, और उस ऑब्जेक्ट को हम सेव करवा देंगे, जो कि है एक मंगूस की इनबिल्ट मेथड। बट ये सारा ऑपरेशन भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एसिंक एंड अवेट, ठीक है। इसके थ्रू हमारी पोस्ट एपीआई भी रेडी हो चुकी है, हमारा डेटा इंसर्शन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं ताकि हमारे जो भी सबमिट करने वाले यूजर को पता चले कि डेटा सबमिट यानी कि इंसर्शन वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपीआई की तरफ, बट अब चेक कर लेते हैं कि इतनी तो हो रही है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर लिखने से हमारा राउटर एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसको एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे इसे इंपोर्ट एज लाइक इंपोर्ट यूजर, एज नहीं होगा यहाँ पर फॉर्म आएगा, ठीक है। डॉट स्लैश राउट्स के अंदर यूजर आउट डॉट जेएस लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो
ये आपका इंपोर्ट नहीं होगा। जैसे कि राउट के अंदर भी हम यहाँ पर भूल गए थे, क्योंकि हमने इसे एज अ टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर हमें डॉट जेएस लिखना कंपलसरी बन जाता है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद हमारा राउट रेडी हो चुका है, इसे हमें यूज करना है। हम लिखेंगे एफ डॉट यूज, यानी कि ये एक बनेगा मिडलवेयर स्लैश यूजर्स। तो ये मैंने क्या किया है, ये लाइन क्या कहना चाहती है, ये लाइन ये कहना चाहती है कि जब भी ऐसा हो कि यूआरएल में आए, अगर ऐसी यूआरएल आए और पीछे स्लैश यूजर्स हो, तो वो इस मिडलवेयर को यूज कर लेगी। इस मिडलवेयर के अंदर ये फाइल जो है वो कॉल हो रही है, तो इसके बाद जो भी यूआरएल में होगा, जैसे कि इंसर्ट या वगैरह वगैरह जो भी होगा, वो यहाँ पर आकर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर चेक होगा कि कौन सी मेथड से कॉल हुआ है और कौन सी वाली एपीआई कॉल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट होता है पीछे स्लैश, तो स्लैश आ रहा है, फिर चेक करेंगे कि कौन सी मेथड से आया, गेट से आया कि पोस्ट से आया। अगर गेट से आया होगा तो गेट वाली एपीआई कॉल हो जाएगी, अगर पोस्ट से आए तो पोस्ट वाली एपीआई कॉल हो जाएगी, और जो भी टास्क है वो परफॉर्म होना है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में। अब हम टेस्ट करते हैं हमारी एपीआई को, तो उसके लिए दबा देंगे कंट्रोल टिल्ड। हमारा डेटाबेस वर्किंग है, तो फिर से बंद कर देते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी, इसका नाम मैं दूंगा temp.rest। अब इससे क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्लाइंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि हमारे एपीआई टेस्टर को। अब एपीआई टेस्टर क्या करते हैं कि हमारी जो भी एपीआई हमने जो बनाई है, जैसे कि ये सब, तो इसे टेस्ट करनी पड़ेगी, ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, ये वर्क कर रही है कि नहीं। तो उसे चेक करने के लिए हम एपीआई टेस्टर्स का यूज करते हैं। तो एपीआई टेस्टर्स में यहाँ पे मेरे केस में यूज करने वाला हूँ रेस्ट क्लाइंट का। तो सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर रेस्ट क्लाइंट आपको दिखा देता हूँ। ये वाला रेस्ट क्लाइंट लेना है आपको। ठीक है, ये वाला रेस्ट क्लाइंट, इसमें आपको स्क्रॉल करते 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 थोड़ा सा नीचे आना होगा। ये बेसिक जो होगा इसे आपको कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर आना है अपनी temp.rest नाम की फाइल में, और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। याद रखिए आपको टाइप करने नहीं जाना है, टाइप करने जाओगे कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ये बहुत बड़ी सिंटैक्टिकल एरर देगा और आपसे सॉल्व भी नहीं होगी वो एरर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेस्ट क्लाइंट के अंदर अपने एपीआई टेस्टिंग के लिए बेसिक सा कोड ला लिया। अब हम सेट करेंगे अपनी यूआरएल, तो यूआरएल सेट कर देंगे http, एस नहीं लिखना है क्योंकि हमारा लोकल होस्ट अपने मशीन पे, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, https। ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 3000, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर्स। ठीक है, तो ये हमारी एक एपीआई रेडी हो चुकी है। ये यूजर्स आएगा तो यहाँ से मिडलवेयर कॉल होगा, यूजर आउट में जाएगा, यूजर आउट में जाकर एपीआई टेस्ट होगी। ठीक है, डेटाबेस को चेक करते हैं और कि नहीं। ठीक है, एकदम वर्किंग कंडीशन में देख सकते हैं आप। अब हम सेंड रिक्वेस्ट करके देखेंगे, यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा, 200 स्टेटस है, मतलब कि एपीआई परफेक्टली वर्क कर रही है। और एरे के फॉर्म में डेटा है, एरे के फॉर्म में क्यों, क्योंकि हमने अब तक कुछ इंसर्ट ही नहीं किया है। अगर कुछ इंसर्ट किया होता तो हमारा डेटा आता। ठीक है, तो देख सकते हैं हम, अपना एक टेबल भी रेडी हो चुका होगा और मेरा डेटाबेस भी रेडी हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं करण वन नाम का डेटाबेस आ चुका है, और उसके अंदर एक यूजर्स नाम का कलेक्शन भी बन चुका है, और उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो डेटा हम कैसे लाए, डेटा लाने के लिए हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम, यूआरएल को सेट करेंगे, इसे कर देंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है,
पेस्ट करने के बाद हमारा दूसरा काम रहेगा कि मॉडल के अंदर जो जो फील्ड में वैल्यू जो नाम है हमारे रो का, बेसिकली टेबल के फॉर्मेट में हम इसे रो ही कहते हैं, सॉरी कॉलम का, वो कॉलम का नाम यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ईमेल, और तीसरी चीज है हमारी PWD, यानी कि हमारा पासवर्ड। हमें यहाँ पर कॉमा देना नहीं भूलना है, और लास्ट की फील्ड के अंदर कॉमा नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप एरर ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम करेंगे एक बेसिक सा काम, जो कि है रिकॉर्ड का नाम देना। मैं यहाँ पर पहला रिकॉर्ड दूंगा mati@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं कि हमारी पोस्ट एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये कर दी टेस्ट, डेटा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, ये प्रूव हमारा एपीआई वर्क कर रहा है परफेक्टली। ठीक है, तो चेक करते हैं आगे कि डेटा आ रहा है कि नहीं, और आप देख सकते हैं कि एक डेटा आ चुका है, सक्सेसफुली हमारी एपीआई वर्क कर रही है। ठीक है, तो यही हमें परफॉर्म कराना है, ये हो गया, इसे हम सेव करवा के रखते हैं। अब आगे हम दूसरी एपीआई भी बनाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एक सिंगल रिकॉर्ड को फैच करवाना, तो उसके लिए भी एपीआई बनाए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सिंपल सी पहली एपीआई कॉपी कर लेने की है, और यहाँ पर आकर आपको कर देनी है पेस्ट। इसे मैं हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल टिल्ड हाइड। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देनी है आपको एक आईडी, उस आईडी का क्या मतलब है कि मैं एक पर्टिकुलर आईडी पर से डेटा फैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो आईडी पर से डेटा फैच करवाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज थी जो थी आईडी, फिर उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं यूजर, और यूजर डॉट एक मंगूस के मॉडल की एक बाय डिफॉल्ट मेथड है, उसका यूज करेंगे फाइंड बाय आईडी। अब इस आईडी को गेट कैसे करेंगे इसके अंदर, तो हमें लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। अब ये क्या करेगा, ये हमारी जो भी रिक्वेस्ट है उसमें से पैरामीटर्स को निकालेगा, उस पैरामीटर्स में से आईडी नाम के पैरामीटर को फैच कर देगा। उस आईडी को हम यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड फैच होकर आया होगा वो इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। एसिंक अवेट का यूज कर रहे हैं क्योंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, और उससे हम यूजर को रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एपीआई को कर देते हैं टेस्ट, जाते हैं हमारे टेम्प डॉट टेस्ट क्लाइंट के अंदर, यहाँ से करते हैं इसको गेट वाले को कॉपी। एक बार एक चीज हो जाए तो इसे सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना है, लिखने में वक्त जाया नहीं करना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब ये तो हमारी नॉर्मल गेट एपीआई की नॉर्मल गेट एपीआई है। अब हमें सिंगल यूजर वाली चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहला एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उस पर से इस आईडी को करेंगे कॉपी। आईडी मिल जाने के बाद हम आईडी पर से करेंगे डेटा को फैच। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं पीछे बैक स्लैश, कर देते हैं यहाँ पर कंट्रोल वी, फिर इसको कर देते हैं सेव। अब हम टेस्ट करेंगे हमारे एपीआई को, तो सेंड रिक्वेस्ट करके देखते हैं क्या हमारी एपीआई वर्क कर रही है। बूम, परफेक्टली वर्क कर रही है। ठीक है, हमारा डेटा फैच हो रहा है, वो भी आईडी पर से। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे की एपीआई की तरफ। ठीक है, तो अब हमारी सारी एपीआई मोस्ट ऑफ तो बन चुकी है, बट अब हमें दो एपीआई मेन जो है वो बनानी है CRUD के लिए, एक है डिलीट और एक है अपडेट। तो पहली हम बना देते हैं डिलीट, इसे कर देंगे कॉपी पूरा का पूरा एज इट इज, और यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट। अब डिलीट की एपीआई है तो मेथड भी कौन सी आएगी, डिलीट। ठीक है, यहाँ पर आईडी पर से डिलीट करेंगे, ऑब्वियस है हमें डेटा डिलीट करना है तो हम आईडी का यूज करेंगे, आईडी पर से डिलीट करेंगे। ठीक है, तो हम अब आईडी पर से डिलीट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, तो इसको स्टोर कराने की तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब मॉडल की एक बाय डिफॉल्ट मेथड है, हम यहाँ पर उसका यूज करेंगे फाइंड
बाय आईडी एंड डिलीट। अब इसकी मदद से ये जो भी आईडी होगी, आईडी पर से डेटा को फैच करेगा और उससे ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। और हम यहाँ पर क्लाइंट साइड पर एक मैसेज भेज देंगे जो कि होगा डेटा, ठीक है, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल है। अब हमारी एपीआई रेडी हो चुकी है डिलीट के लिए। तो अब हम डिलीट वाली एपीआई को टेस्ट करते हैं अपने रेस्ट क्लाइंट के अंदर जाकर। इसे कर देते हैं पूरा का पूरा कॉपी, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, यहाँ पर कर देते हैं पहली चीज जो कि है डिलीट। ठीक है, अब हमारी एपीआई हो चुकी है रेडी। उसके लिए मैं एक डमी रिकॉर्ड डालता हूँ XYZ, इसे कर देते हैं सेव, इसे रन कर देते हैं। डिजाइन सक्सेसफुली, देख लेते हैं दो डेटा हमारे पास आ चुके हैं। अब हम परफॉर्म करेंगे बिल्ड ऑपरेशन। इसके लिए मैं करता हूँ ये आईडी को कॉपी, सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी कर दिया, यहाँ पर इसे डबल क्लिक कर दिया कंट्रोल वी, ये आईडी हो गई पेस्ट। अब हम परफॉर्म करते हैं ये वाली एपीआई को, क्लिक करते ही आ गया डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं क्या सच्ची में डेटा डिलीट हुआ है। देख क्या, डेटा हो गया डिलीट। और अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में भी देख लेते हैं, कंट्रोल आर करके हम इसे रिफ्रेश कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने लास्ट आखिरी एपीआई को क्रिएट करने की तरफ, हमारी लास्ट एपीआई बनाने की तरफ, जो कि है पुट एपीआई। तो पुट एपीआई बनाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे राउटर डॉट पोस्ट को, क्योंकि वो होने वाले इसी के सिमिलर। तो थोड़ा बहुत इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉलन आईडी लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं पुट। ठीक है, इसके बाद अब हमारा जो बाकी काम है वो ये है कि यहाँ पर हमें पहले करवाना पड़ेगा डेटा को फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो एज यूजुअली ये लाइन रहने वाली है कॉमन। ठीक है, तो एक अब यहाँ पर मॉडल की एक मेथड है जिसका नाम है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, ये लेती है तीन पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर है जो कि है आईडी, फिर उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है वो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, और जो तीसरा पैरामीटर है वो है कि न्यू कॉलन ट्रू। अब इन तीनों पैरामीटर का मतलब क्या है, पहला कि कौन सी आईडी पे अपडेट करना है, दूसरा कि कौन सा डेटा है जो कि अपडेट हो जाना चाहिए वहां पर जाकर, और तीसरा कि नया डेटा इन सब हमें देना है या नहीं। आप न्यू कॉलन टू नहीं लिख के लिखोगे तो डेटा अपडेट नहीं होगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पर ऐसा मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ आप अगर करवाना चाहे तो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं इस एपीआई को टेस्ट करने की तरफ। तो जाते हैं अपने टेम्प टेस्ट फाइल के अंदर, यहाँ पर जाते हैं इसे, अब हम करेंगे इस पोस्ट वाले को कॉपी पेस्ट यहाँ पर। ठीक है, कर देते हैं कॉपी पेस्ट, यहाँ पर डाल देंगे कोई भी कॉमन आईडी जिसे हम गेट करवाते हैं। अब हम क्या अपडेट करें, जैसे कि यूपीएस वाला रिकॉर्ड, इसे कर लेते हैं कॉपी। अब यहाँ पर आकर हम कर देंगे इसे यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ XYZ नेम, xyz@gmail.com, यूपीएस की जगह पर XYZ आ जाना चाहिए, ईमेल की जगह पर xyz@gmail.com आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ हो जाना चाहिए और पासवर्ड में भी चेंजेस आ जाना चाहिए। बाकी अपना जो भी हेडर है वो तो है ही। ये हेडर का क्या मतलब है, हेडर का मतलब ये है कि किस तरह का डेटा हम
भेजने वाले हैं अपने रिक्वेस्ट के अंदर, या कौन सा डेटा हमें रिसीव होने वाला है रिस्पॉन्स के अंदर। तो फाइनली हम अपने डेटा को अपडेट करवाते हैं। मेन काम रह गया जो कि थी मेथड चेंज करना, यहाँ पर कर देते हैं पुट। ठीक है, रिक्वेस्ट को हिट मार देते हैं, मार दी हिट, डेटा अपडेट सक्सेसफुली। अब गेट करके देखते हैं क्या हुआ है इस वाकई में। ठीक है, हो चुका है, देख सकते हैं आप, boom, और डेटाबेस में भी वेरीफाई कर सकते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, कंट्रोल आर दबाना। और इसी तरह हमारा कंप्लीट थ्रेड का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।